हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। ये जो है ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल सेक्शन का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग आज जो है 6 to 7 न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8.6 फ्रॉम 8.1 टू 8.5 जो न्यूमेरिकल है वो लेक्चर 1 में कवर हो चुका है। उसको आप लोग प्लेलिस्ट से रेफर कर सकते हैं। थ्योरी पोर्शन भी इसका कवर कर दिया है हमने, उसको भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 8.6। इन 8.6 क्वेश्चन दिया हुआ है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें से करेक्ट हम लोगों को बताना है क्या है। इफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे यदि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये बोल रहा है कि लेट सपोज हमारे पास जो है एक ऑप्शन क्वेश्चन ये कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये लेट सपोज हमारा जो है अर्थ है, ठीक है, और एक सैटेलाइट है जो इसके चारों ओर जो है रोटेट कर रहा है ऐसे। अब बोल रहा है कि यहां से लेट सपोज इंफिनिटी पे यहां से इंफिनिटी पे बोल रहा है कि एनर्जी जो है इसकी जीरो है। तो यहां पे जो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी वो निगेटिव होती है। अब वो बोला कि निगेटिव मैग्नीट्यूड किसका होता है, काइनेटिक एनर्जी का निगेटिव मैग्नीट्यूड होगा टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव मैग्नीट्यूड होगा। तो जब हम इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ा रहे थे जिसमें हमने सैटेलाइट पढ़ा था उसमें इसका फार्मूला डिराइव किया था। यहां पे देख सकते हैं ये पिछले लेक्चर का पीडीएफ है। इसमें हमने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो -GMEM डिवाइडेड बाई R, इट मींस ये निगेटिव होती है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला डिराइव हुआ था वो हुआ था ½ GMEM डिवाइडेड बाई R, ये होती है पॉजिटिव। और टोटल एनर्जी का जो फार्मूला डिराइव हुआ था वो हुआ था -½ GMEM डिवाइडेड बाई R। ठीक है, इट मींस जो काइनेटिक एनर्जी है पॉजिटिव है और टोटल एनर्जी निगेटिव है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इट मींस जो टोटल एनर्जी है वो निगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ये पीडीएफ जो है ये पिछले लेक्चर में अवेलेबल, पिछले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज वाले लेक्चर का भी पीडीएफ आप लोगों को करस्पॉन्डिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईच वीडियो के लेक्चर्स में इसका पीडीएफ अवेलेबल रहता है, उसको आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें जो टोटल एनर्जी हमने डिराइव किया था वो किया था -GMEM डिवाइडेड बाई R। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो डिराइव किया था वो किया था 1/2 GMEM डिवाइडेड बाई R। और जो टोटल एनर्जी डिराइव किया था हमने ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और जो टोटल एनर्जी है वो हमने डिराइव किया था -½ GMEM डिवाइडेड बाई R। इट मींस ये जो मैग्नीट्यूड है यही हमारी जो है काइनेटिक एनर्जी है। इट मीन जो टोटल एनर्जी है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बी पोर्शन पे। बी पोर्शन में पूछ रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। क्या कर रहा है कि एक अर्थ की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर हम लोग को एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट करना है, तो उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट द सेम हाइट आउट ऑफ द अर्थ इन्फ्लुएंस। इट मींस कि एक ऑब्जेक्ट को हमको ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में लॉन्च करना है और एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जो है प्रोजेक्ट करना है हमको सेम हाइट तक। तो किसमें हमको जो है ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो जब ऑर्बिट से सैटेलाइट मूव करता है तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट वो होता है -1/2 GMEM डिवाइडेड बाई R, यही टोटल एनर्जी होती है। और यदि उसको डायरेक्टली ऑर्बिट में न मूव करके डायरेक्टली मूवमेंट किया जाए, इट मींस एनर्जी एट हाइट, तो वो जो एनर्जी होती है इसको लेट सपोज हम लोग कर लेते हैं E1 और इसको सपोज कर लेते हैं हम लोग E2। E2 होती है -GMEM डिवाइडेड बाई R। ठीक है, अब E1 E2 को कंपेयर करके हमको निकालना है कि कौन सी एनर्जी कम है कौन सी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो E1 E2 को कंपेयर करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था बाउंड एनर्जी। तो बाउंड एनर्जी क्या होती है,
वो इतना ही पॉजिटिव मैग्नीट्यूड की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑर्बिट को बाहर जाने के लिए, उसी एनर्जी को बाउंड एनर्जी बोलते हैं। तो इस केस में एनर्जी जब ऑर्बिट में मूव होकर के, सैटेलाइट जब ऑर्बिट में मूव हो रहा है, तो उस टाइम की जो एनर्जी बाउंड एनर्जी होगी वो प्लस 1/2 GMEM डिवाइड बाई आर होगी। और जो पर्टिकुलर हाइट पे ले जाना है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, उस केस में जब एनर्जी होगी वो GMEM डिवाइडेड बाई आर होगी। ठीक है, तो बाउंड एनर्जी किस केस में हमको ज्यादा होगी? तो बाउंड एनर्जी ऑर्बिट के केस में हमको कम लग रहा है और हाइट पे ले जाने में ज्यादा लग रहा है। इट मींस बाउंड एनर्जी ऑफ E1 जो होगा, बाउंड एनर्जी E1 जो है वो हो जाएगा 1/2 GMEM डिवाइडेड बाई आर, और बाउंड एनर्जी E2 है वो हो जा रहा है -GMEM डिवाइडेड बाई आर। तो ये प्लस कर देंगे इसको। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे E1 ज्यादा है या E2। तो E1 का मैग्नीट्यूड जो है कम है E2 से। ठीक है, तो इट मीन जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए वो कम होगी इन कंपेयर टू E2 के। सो रोटेटिंग ऑर्बिट में हमको कब एनर्जी देना पड़ेगा? सो रोटेटिंग ऑर्बिट एनर्जी, ऑर्बिट की एनर्जी जो कम होगी इन कंपेयर टू स्टेशनरी। ठीक है, हम लोग क्या बॉन्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8.7। ओके, सो पूछ रहा है डज द एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड्स ऑन। पूछ रहा है कि एस्केप स्पीड जो होती है वीई, वी का फार्मूला हमने ड्राइव किया था, एस्केप वेलोसिटी होती है √2 GME डिवाइडेड बाई आर। ये फार्मूला जो है हमने एस्केप वेलोसिटी का थियरी पोर्शन में ड्राइव किया था, उसको प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। पहला है मास ऑफ द बॉडी। तो इस फार्मूला में हम लोग कहीं पे भी मास ऑफ द बॉडी नहीं देख रहे हैं, तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा या नहीं? तो नो, नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, बी पोर्शन, द लोकेशन फ्रॉम वेयर इज प्रोजेक्टेड। लोकेशन फ्रॉम वेयर इज प्रोजेक्टेड, इट मींस यहाँ पे आर का टर्म है, आर बता रहा है कि कितने हाइट पे या कहां से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोकेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पे डिपेंड करेगा लोकेशन पे, यस। ठीक है, कहीं पे यदि पोल पे जाकर के हम लोग थ्रो करेंगे तो पोल पे इसका जो इलेक्ट्रिकल अर्थ का शेप थोड़ा सा इलिप्स होता है, तो यहाँ पे आर ज्यादा होगा, यहाँ पे आर कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो है वीई की वैल्यू ग्रेटर होगी इन कंपेयर टू यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा कि आर पे डिपेंड कर रहा है, तो वीई जो है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट होती है। ठीक है, अब करते हैं सी। पूछ रहा है द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसके वेलोसिटी का जब हमने फार्मूला बताया था या इसके वेलोसिटी का डेफिनेशन बताया था, तो वो बताया था कि अर्थ सरफेस से वो मिनिमम स्पीड जिससे वर्टिकली हम लोग थ्रो कर दे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इसको जो है अर्थ ग्रेविटेशन के बाहर चला जाए, उसको हम लोग इसके वेलोसिटी बोलते थे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डेफिनेशन में ही बोल देंगे वर्टिकली थ्रो करना है। तो यहां से भी हमको वर्टिकली ऐसे भी थ्रो कर सकते हैं, ऐसे भी थ्रो कर सकते हैं, ऐसे भी थ्रो कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग थ्रो कर सकते हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर सकता है ये। ठीक है, तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा या नहीं? तो नो। अब चलते हैं डी। पूछ रहे द हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर बॉडी इज लॉन्च। तो हाइट पे ऑब्वियस सी बात है डिपेंड करेगा, क्योंकि आर पे डिपेंड कर रहा है, आर वेरी कर रही है, तो हाइट पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यस, क्लियर। सो आई होप ये 8.7 क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं 8.8। अ कॉमेट ऑर्बिट द सन इज हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, बोला है कि सन जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है मूव करता है, इसका जो भी प्लैनेट होते हैं। ठीक है, डज द कॉमेट हैव कांस्टेंट लीनियर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। मतलब 4-5 पैरामीटर्स के बारे में ये पूछ रहे हैं, क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले ए पूछ रहा है लीनियर स्पीड। तो स्पीड जो होती है कोई भी ऑर्बिट में क्या करती है, तो स्पीड और टाइम पीरियड में एक केपलर का जो है थर्ड नियम हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें डिपेंड था कि टी स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होती है।
इट मीन्स ग्रेटर द रेडियस ग्रेटर द टाइम पीरियड। ठीक है, ग्रेटर द रेडियस ये इंप्लाइज करता है ग्रेटर द टाइम पीरियड। ओके, अब टाइम पीरियड ग्रेटर होगा इसमें इट मीन्स उसकी स्पीड कम होगी तभी टाइम पीरियड ज्यादा होगा। इट मीन्स लेसर द स्पीड। ठीक है, इट मीन्स ग्रेटर द रेडियस लेसर द स्पीड, लेसर द रेडियस ग्रेटर द स्पीड। इट मीन्स जो लीनियर स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो बोल रहा है नॉट कांस्टेंट। ठीक है, बी देखते हैं, एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड देखिए, एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है एंगुलर स्पीड। ठीक है, ये बोल रहा है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्या होती है? ओमेगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा हमने पढ़ाया था, ओमेगा इक्वल टू v डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, इट मींस ओमेगा जो है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और आर पे डिपेंड कर रहा है, तो आर और वेलोसिटी तो ये चेंज ही हो रहा है, तो ओमेगा भी हमारा चेंज होगा, तो ये भी जो है नॉट कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड, एंगुलर मोमेंटम। ये भी जो है नॉट कांस्टेंट है, ये भी जो है नॉट कांस्टेंट है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? चलते हैं सी। बोला एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा या नहीं। लेट सपोज ये जो है सैटेलाइट है, ठीक है, सेंटर है और इसके चारों तरफ जो है रोटेट कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो क्या होता है कि यहां से जो वेलोसिटी होती है इसकी v होती है ऐसे, और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये होती है r, और जो फोर्स लगता है हमेशा वर्टिकली परपेंडिकुलर द वेलोसिटी लगता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p। इट मींस लीनियर मोमेंटम इनटू r। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी। तो मास तो चेंज हो नहीं रहा है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी यदि चेंज नहीं हो तो p तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि r p इक्वल टू m इंटू वी होता है तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, और r भी कांस्टेंट है, r तो रेडियस चेंज होगा नहीं, तो दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी कांस्टेंट होगी। तो इट मींस जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? वो होगा हमारा कांस्टेंट। अब चलते हैं टर्म काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? डी। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमने पढ़ाया था वो पढ़ाया था माइनस हाफ जी एम डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, कोई भी सैटेलाइट का जब रोटेट करता है तो काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, सॉरी माइनस नहीं प्लस। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये वेरी करेगा कि नहीं, तो इसमें क्या है, आर तो हमारा वेरी कर रहा है क्योंकि ये जो सन है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो कभी आर इतनी बड़ी हो जा रही है कभी आर इतनी बड़ी हो जा रही है, तो आर तो चेंज हो ही रहा है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी जो है कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं ई। ई में पूछ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला हमने बताया था माइनस हाफ, सॉरी माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, इट मींस ये भी आर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी जो है नॉट कांस्टेंट। अब चलते हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व होने की वजह से ये जो है कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में केवल दो चीजें हैं जो कांस्टेंट है, एक है टोटल एनर्जी और एक है एंगुलर मोमेंटम। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं सारे जो है वेरी कर रही है। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग देखते हैं 8.9। Which of the following symptoms is likely to afflict an astronaut in space? कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट इंपैक्ट होते हैं। पहला इंपैक्ट क्या होता है, हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको एनालिसिस ग्रेविटेशनल इंपैक्ट की करनी है। ठीक है, तो यदि हम लोग अर्थ सरफेस पे खड़े रहते हैं
अर्थ सरफेस पे खड़े हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे हर्ट है उसको पता है कि नीचे की तरफ जो है ग्रेविटी लगेगी और ऊपर की तरफ जो है ग्रेविटी अगेंस्ट में लगेगी। तो हर्ट ऐसे वर्क करता है कि ब्लड को जो पंप करके है वो ब्रेन तक पहुंचा देता है और नीचे ब्लड को जो है फुट तक, पैर तक पहुंचा देता है, ठीक है, ग्रेविटी के इंपैक्ट में। लेकिन जब ये एस्ट्रोनॉट स्पेस में चला जाता है तो उस वहां पे हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटी वर्क नहीं करती, ग्रेविटी का इंपैक्ट नहीं होता है। तो जब ग्रेविटी का इंपैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, जो ब्लड है, अब ग्रेविटी का इंपैक्ट नहीं है तो ब्लड क्या होगा कि जितनी स्पीड से अब हार्ट पंप किया है पहले उतनी स्पीड से अभी पंप करेगा, तो जिसकी वजह से जो है फुट में जो है ब्लड अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा। जबकि ब्रेन में क्या होगा, ग्रेविटी के वहां पे वर्क नहीं करे तो ज्यादा स्पीड से पहले पुश करना पड़ता था, ग्रेविटी हट गई तो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा ब्लड पहुंच जाएगा ऊपर ब्रेन में, ठीक है। तो ब्रेन में ज्यादा ब्लड पहुंच जाएगा जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है, ठीक है, और जो है फेस वगैरह भी जो है तो उसमें स्वेलिंग आ सकती है फेस में, क्योंकि ब्लड ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। जबकि फुट में ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो उसमें स्वेलिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, ठीक है, तो स्वेलिंग वहां पे रहेगा ही नहीं। तो फुट में स्वेलिंग नहीं होगा, जबकि स्वेलिंग फेस में और हेडेक जो है हो सकता है, क्यों, क्योंकि ब्लड उसमें ज्यादा पहुंच जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ओरिएंटेशन प्रॉब्लम क्या है, तो वहां पे जो स्पेस में रहते हैं हम लोग, बॉटम पे जो रहते हैं अर्थ सरफेस पे, वो हमेशा जो है ऐसे स्टैंड रहते हैं, जबकि स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से इनका ओरिएंटेशन ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, ओरिएंटेशन कोई भी हो सकता है। तो ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। तो यानी इट मींस ये तीनों प्रॉब्लम आ सकती है, केवल स्वेलिंग फीट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं 8.10, ठीक है। 8.10 पूछ रहा है इन द फॉलोइंग टू एक्सरसाइजेज, 8.11 और 8.10 दोनों के लिए बात कर रहा है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द एमंग द गिवन वंस, इन दोनों में से एक को जो है सही आंसर हमको चूज करना है, क्या होगा। 8.10 में दिया है द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट सेंटर, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट सेंटर, सी जो है सेंटर पे है, ठीक है, सी यहां पे जो है सेंटर पे है। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ हेमीस्फेरिकल सेल इज यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, इसका जो मास है वो यूनिफॉर्म है। हैज डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द एरो, इसमें किसकी डायरेक्शन होगी, ए की तरफ होगा या बी की तरफ होगा या सी की तरफ होगा, इनमें से पूछ रहा है, ठीक है, या फिर 0 होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि यदि हम लोगों के पास एक स्फीयर है तो इसके सेंटर पे जो टोटल पोटेंशियल होता है E इक्वल टू माइनस dV/dt, वो जो है 0 होता है। इट मींस पोटेंशियल एट सेंटर जो होता है वो 0 होता है, ये हमने जो पहले ही लेक्चर्स में बता चुके हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इसको आधा कट कर दिया जाए, तो 0 क्यों होता था कि कोई इसकी वजह से इधर डायरेक्शन में, इसकी वजह से इधर डायरेक्शन में, इसलिए न्यूट्रलाइज हो जाता था। अब आधा स्फीयर को कट कर दिया गया, ऊपर वाला पोर्शन को हटा दिया गया। तो जब ऊपर वाला पोर्शन हटा दिया गया तो जो ये सब फील्ड होगा इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगेगा वो बॉटम की तरफ लगेगा। इट मीन जो इसका डायरेक्शन होगा वो होगा टुवर्ड्स सी, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन ये जो है सही है, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन है 8.11, 8.11 में वो है कि एक पॉइंट P है, यहां पे ग्रेविटेशनल की इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो सेम सिचुएशन, आधा कट कर देगा तो इसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो बॉटम की तरफ ही होगी, इट मींस टुवर्ड्स जो है E होगी, ठीक है। तो टुवर्ड्स जो है इसकी डायरेक्शन E होगी, ठीक है, ठीक है। 8.12 और रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द सन, एक रॉकेट है जो अर्थ से फायर किया जा रहा है और सन की तरफ फायर किया जा रहा है। लेट सपोज ये हमारा जो है अर्थ सरफेस है और ये जो है सन है, ठीक है, दिस इज सन और दिस इज अर्थ। यहां से एक रॉकेट को जो है फायर किया जा रहा है, ठीक है, सन की तरफ। एट व्हाट डिस्टेंस द अर्थ सेंटर इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज 0, अर्थ के सेंटर से कितनी हाइट पे, लेट सपोज हम कर लेते हैं x हाइट पे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो है 0 हो जाएगा, ये पूछ रहा है। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये लेट सपोज सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मास स्मॉल m है,
मास ऑफ द सन जो है ms है और मास ऑफ द अर्थ जो है वो है me। ठीक है, तो ये जो मास ऑफ अर्थ जो है वो इस पे फोर्स लगाएगी इधर की तरफ और सन इसी पे फोर्स लगाएगा अपनी तरफ। तो यदि सन का फोर्स F ऑफ S और अर्थ का फोर्स F ऑफ E दोनों बराबर हो जाए तो उस सिचुएशन में मास ऑफ द सैटेलाइट पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके और x फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ द प्लैनेट्स, जो भी इफेक्ट है प्लैनेट्स उनको नेग्लेक्ट करना है। और रेडियस दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11 है ये। ठीक है, 10 टू द पावर 11 मीटर ये रेडियस दिया हुआ है। अब रेडियस मीन्स कि यहां से लेकर के और ये r जो दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर प्लस 11, यहां से यहां तक की ये रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले फोर्स ऑफ S निकालेंगे और फोर्स ऑफ E निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। तो फोर्स ऑफ S क्या हो जाएगा, इट मींस फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट, वो क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर चुका है, Gm मास ऑफ द सन इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। इट मींस डिस्टेंस कितनी है, तो r माइनस एक्स ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फोर्स ऑफ अर्थ कितना लगेगा, तो G मास ऑफ द अर्थ इंटू m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, x है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इन दोनों फोर्स को बराबर करना है, तभी हम जो है जीरो फोर्स होगा, तो बराबर कर देंगे। इट मींस Fs इक्वल टू Fe कर देंगे, ये हो जाएगा Gms m डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Gme m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, G मास ऑफ द सैटेलाइट कैंसिल, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सन। क्लियर, इसको उल्टा कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाई मास ऑफ द अर्थ। क्लियर, मास ऑफ द सन क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ है मास ऑफ द सन 10 टू द पावर 30 kg और 10 टू द पावर 24 kg ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, मास ऑफ द सन दिया हुआ है, मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। मास ऑफ द सन 2 इंटू 10 टू द पावर 30 डिवाइडेड मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं कैलकुलेट, और कैलकुलेट करके देखते हैं तो वो आती है वैल्यू, इसको लिख सकते हैं r माई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन के बाद आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 1/3 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, इट मीन्स ये आ रहा है 577.35। ठीक है, तो r बाई एक्स कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 578.35। इट मीन्स x हमको कैलकुलेट करना है, तो x हो जाएगा 5r डिवाइडेड बाई 578.35 और r की वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया हुआ है, ये 10 टू द पावर 11 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई 578.35। आफ्टर कैलकुलेशन जो x आ रहा है 2.59 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर क्वेरीज।